नमस्कार मित्रों, नरेश आईएएस अकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आईएएस मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन क्वेश्चन पेपर 1 पर हम कार्य कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत के भूगोल से संबंधित। यूपीएससी ने जीएस पेपर 1 में भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल से संबंधित कुछ कॉमन टॉपिक्स को शामिल किया है और उन टॉपिक्स को हम समझने का प्रयास करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी का पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे जियोफिजिकल फीचर्स, भूभौतिक विशेषताएं। सामान्य अध्ययन जीएस पेपर 2 को 20 वीडियो के माध्यम से हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं और यह यूट्यूब पर अवेलेबल है और उसका एक डिटेल पार्ट आप हमारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। जीएस पेपर 1 को आईएएस मेंस का एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा डिस्कस किया जाएगा। तो देन आज का हमारा टॉपिक भूभौतिक विशेषताएं, जियोफिजिकल फीचर्स। जियोफिजिकल फीचर्स में सबसे पहले हम देखेंगे हिमालय पर्वत, हिमालय माउंटेन्स। हिमालय माउंटेन्स को लेकर के कई प्रकार के क्वेश्चंस पिछले वर्ष हम पूछे जा रहे हैं और हमें इस टॉपिक को कैसे कवर करना है। तो देन इस टॉपिक को कवर करने के लिए हम मुख्यतः 3 डायमेंशन पर काम करेंगे। सबसे पहला इसका जो एस्पेक्ट रहेगा हिमालय की वहनीय क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी। एक इस एस्पेक्ट को आपको हिमालय के संदर्भ में समझना है। कैरिंग कैपेसिटी, वहनीय क्षमता। दूसरा, हिमालय के ग्लेशियर, हिमनद, उनका क्या महत्व है, वर्तमान में ग्लेशियर्स को लेकर के किस प्रकार के कंसर्न सामने आ रहे हैं। और तीसरा, हिमालय में लैंडस्लाइड, भूस्खलन। भूस्खलन की बढ़ती घटनाओं ने हिमालय को ज़्यादा सेंसिटिव बना दिया है वर्तमान में। लैंडस्लाइड्स, ये 3 मेन डायमेंशन है जिसको हमें समझना चाहिए और इंडिया के मैप के माध्यम से हम इसे लोकेट भी कर सकते हैं। साइंटिफिकली अगर आप इसको समझना चाहें तो मैप बना करके थोड़ा सा ये साइंटिफिक बन जाएगा, समझने में ईजीनेस हो जाएगी। तो दिस इज द हिमालय माउंटेन। पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से से लेकर के भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और ये म्यांमार के बॉर्डर तक ये पूरा हिमालय माउंटेन्स माना जाता है। इसके बाहरी हिस्से में तिब्बत, चीन, ताजिकिस्तान और काफी सारे कंट्री आते हैं, राइट। हिमालय की वहनीय क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी। क्या क्वेश्चन इस पर पूछे जा रहे हैं। वहनीय क्षमता का अर्थ होता है कि हिमालय एक प्राकृतिक संरचना है। तो देन हिमालय मानव जीवन की कितनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है वर्तमान में और भविष्य में, यानी मानव आबादी कितनी अपेक्षा रखती है हिमालय पर्वतमाला से कि उसकी वर्तमान और भविष्य की सभी जरूरतें पूरी हो सकें और भविष्य में मानव आबादी बढ़ने के साथ हमारी डिमांड हिमालय के प्रति और ज़्यादा बढ़ेगी। तो वहनीय क्षमता किसी भी प्राकृतिक ढांचे की संरचना की उस क्षमता को कहते हैं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। जितनी डिमांड की जाती है
अगर आप उसकी उतनी सप्लाई कर देते हैं तो देन आपकी कैरिंग कैपेसिटी, वहनीय क्षमता पूरी है। हिमालय के संदर्भ में अभी भारत और भारत के बाहर के ऐसी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट आई, उनमें ये कहा गया कि हिमालय पर्वतमाला और विशेषकर कुछ राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, जहाँ पर टूरिस्ट पर्यटक सबसे ज़्यादा आजकल जा रहे हैं, हर साल पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है इन क्षेत्रों में। तो ऐसी स्थिति में उन रिपोर्ट में ये हवाला दिया गया है कि हिमालय की वहनीय क्षमता घट रही है और अगले 50 सालों में यह क्षमता तेजी से कम होगी, जबकि पर्यटकों की संख्या में लगभग 2 से 2.5 गुना की वृद्धि हो सकती है। तो इस रिपोर्ट में जो चिंताएं जाहिर की गई हैं कि हिमालय अपनी वहनीय क्षमता को, कैरिंग कैपेसिटी को खो रहा है, कमजोर हो रही है, तो इसका मीनिंग क्या है, क्या बताया गया उसमें? उसमें यह बताया गया है कि बढ़ती हुई मानव आबादी हिमालय पर्वतमाला में फ्रेश वाटर, पीने योग्य स्वच्छ जल की डिमांड करती है। तो क्या हिमालय के जल संसाधन इस बढ़ती हुई मांग के लिए पर्याप्त हैं? अभी तो कम से कम हैं, लेकिन आने वाले समय में ये मांग पूरी नहीं हो पाएगी। तो आबादी के लिए स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति। दूसरा, जितनी मानव आबादी इन क्षेत्रों में रहती है और जितने लोग बाहर से जाते हैं, उनके द्वारा जिन वस्तुओं का वहां पर उपभोग किया जाता है, कंजम्पशन किया जाता है, और उसके बाद फिर वहां पर जो अपशिष्ट पदार्थ पैदा होते हैं, वेस्टेज, तो उस वेस्टेज को आप मैनेज कैसे करोगे? अगर आप उस अपशिष्ट पदार्थ का प्रबंधन सही तरीके से नहीं करते हैं तो हिमालय पर्वतमाला का तेजी से अवक्रमण यानी डिग्रेडेशन होगा। और यही वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको इन रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इन क्षेत्रों में अब सॉलिड और लिक्विड दोनों प्रकार के वेस्ट मैनेजमेंट को संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। यानी हिमालय पर्वतमाला वेस्टेज पदार्थ को अब रिसाइकलिंग नहीं कर पा रहा है, उसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कैरिंग कैपेसिटी प्रभावित हो सकती है। और तीसरा, बढ़ती हुई आबादी के कारण, पर्यटकों की संख्या के कारण वायु का प्रदूषण भी बढ़ रहा है। यानी सभी व्यक्तियों को अब उस अनुपात में स्वच्छ ऑक्सीजन या वायु की आपूर्ति संभव नहीं हो पा रही है। तो एक निश्चित वर्ग किलोमीटर में जब आबादी 10 से 20 गुना ज्यादा बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन की कितनी आपूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के लिए होनी चाहिए, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मानक बनाए गए हैं। और तीसरा, हिमालय पर्वतमाला आप जानते हैं कि भारत का पहला हॉट स्पॉट है। इसमें कई नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, जैव आरक्षित क्षेत्र हैं और इनमें बहुत बड़ी वन्य जीव संपदा निवास करती है। मानवीय हस्तक्षेप के कारण अब यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ रहा है, सॉइल का डिग्रेडेशन भी हो रहा है और इन क्षेत्रों में जो बढ़ता हुआ दबाव है मानवीय आबादी का, निश्चित रूप से हिमालय पर्वतमाला के नीचे जो प्लेट है, इंडियन प्लेट है, वो टेक्टोनिक थ्योरी को प्रभावित कर रही है। तो जब भी अब हिमालय पर्वतमाला वाले टॉपिक को कवर करेंगे तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी के रिगार्डिंग इन 3 से 4 पॉइंट्स को पढ़ करके जाएंगे और एक प्रोस्पेक्टिव आंसर तैयार करेंगे कि अगले 50 से 100 सालों में जब आबादी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और भारत के अन्य क्षेत्रों के लोग इन क्षेत्रों में घूमने के लिए ज्यादा जाएंगे, तो क्या उस स्थिति में भी हिमालय हमारी हर नीड को पूरा कर पाएगा? और अगर नहीं कर पाएगा तो ऐसी स्थिति में हिमालय में जो संसाधन है उन पर प्रतिकूल प्रभाव होगा और फिर वो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज को प्रतिकूल रूप से ही प्रभावित करेगा। तो वो कौन से प्रभाव होंगे वो आपको फिर इसमें स्टडी करने हैं। सेकंड एस्पेक्ट है हिमालय का ग्लेशियर्स को लेकर के, यानी हिमालय पर्वतमाला में बहुत सारे ग्लेशियर हैं। तो हिमालय पर्वतमाला में माउंट एवरेस्ट जैसी सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की, 8,848 से 8,850 मीटर ऊंचाई तक, और इससे नीची चोटियां भी काफी हैं और ये सभी मोस्टली ग्लेशियर हैं जहां पर बर्फ जमी हुई है।
लेकिन जिस तरीके से पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का एक कॉन्सेप्ट आया है कि उससे पृथ्वी का वायुमंडल का औसत तापमान बढ़ रहा है और यह बढ़ता हुआ तापमान ग्लेशियर्स को प्रभावित कर रहा है, यानी ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। अब इस मामले में दो प्रकार की इंटरनेशनल स्टडीज हैं जो आपको पढ़नी है। जो ग्लेशियर या हिमनद लो एल्टीट्यूड में यानी नीचे क्षेत्र में है वो तेजी से पिघल रहे हैं, और बहुत ऊंचाई वाले जो ग्लेशियर्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग रेट उतना ज्यादा नहीं है। अगर ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघलेंगे तो इसका भारत के जल संसाधनों पर और भारत की अर्थव्यवस्था पर निश्चित रूप से प्रतिकूल प्रभाव होगा, क्योंकि भारत के जो जल संसाधन है मुख्यतः नदियों में जो पानी आता है, उत्तर भारत की नदियों में जो हिमालय से निकलती हैं वे सभी ग्लेशियर से ही निकलती हैं। और अगर ग्लेशियर बहुत तेजी से मेल्ट होते हैं, पिघलते हैं, और उसी रफ्तार से ग्लेशियर बनते नहीं हैं, तो निश्चित रूप से भविष्य में ये पिघल जाएंगे पूरी तरह से, और फिर नदियों में पानी की आपूर्ति घट जाएगी और नदियां सूख जाएंगी। तो नदियों के सूखते ही जो ग्राउंड वाटर लेवल है उत्तर भारत के राज्यों के सर्वाइवल के लिए वह कम हो जाएगा। और दूसरा, ग्लेशियर्स के पिघलने के बाद ये पूरा का पूरा पानी समुद्र में चला जाएगा, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर में, और यहाँ पर सी लेवल बढ़ सकता है। और जैसे ही समुद्री स्तर बढ़ेगा इन क्षेत्रों में तो निश्चित रूप से फिर ये भारत के तटीय राज्यों के डूबने का खतरा उत्पन्न करेगा, इनके जलमग्न होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा, चक्रवात की दर बढ़ेगी और ज्यादा खतरनाक साइक्लोन्स इस क्षेत्र में आएंगे। तो भारत के जल संसाधन, कृषि क्षेत्र के लिए जल संसाधन, पीने के पानी के लिए और सतही जल संसाधन, झीलों में, तालाबों में और जल प्रपातों में जो पानी उपलब्ध होता है उत्तर भारत में मुख्यतः वह ग्लेशियर के पिघलने से नदियों के द्वारा लाए गए जल पर निर्भर करता है। तो भारत का पूरा वाटर रिसोर्स इससे डिस्टर्ब हो जाएगा। और दूसरा, हिमालय की नदियां, चाहे वह सिंधु नदी है, गंगा नदी है, नेपाल से निकलने वाली कई नदियां हैं, या ब्रह्मपुत्र नदी है, भारत सरकार ने नदियों पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाए हैं, यानी इस पानी से बिजली बनाने का एक पूरा तंत्र भारत सरकार का बना हुआ है। तो पानी की जब आपूर्ति कम हो जाएगी तो देन ये पूरा सिस्टम ही यहाँ पर बेकार हो जाएगा, और जब बिजली की जब क्षमता घट जाएगी बनाने की हमारी, तो ऐसी स्थिति में हम कृषि और उद्योग क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली इसका प्रतिकूल प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर होगा, हमारे उत्पादन की दर में गिरावट आएगी, उत्पादन की दर में गिरावट आएगी तो जीडीपी घटेगी और भारत में बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ेगी, हमारा निर्यात कम हो जाएगा, विदेशी क्षेत्र में हमको व्यापार में ज़्यादा नुकसान होगा। तो पूरा एक लिंक ये बना हुआ है। तो आप ग्लेशियर वाले टॉपिक को इस तरीके से पढ़ेंगे कि ग्लेशियर के पिघलने की दर में और जलवायु परिवर्तन में या ग्लोबल वार्मिंग में क्लोज रिलेशनशिप माना गया है। जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसमें तापमान में ज्यादा वृद्धि हो रही है उसका नकारात्मक प्रभाव ग्लेशियर के संदर्भ में स्टडी किया गया है। और ग्लेशियर के बहुत ज्यादा पिघलने से एवेलांसेज आते हैं, यहां पर बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें टूट जाती हैं, भूस्खलन की घटनाएं बहुत तेजी से होती हैं और विनाशकारी बाढ़ आने का खतरा भी बना रहता है। तो बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव इसमें आप काउंट कर सकते हैं। हिमालय का तीसरा एस्पेक्ट है लैंडस्लाइड्स। अभी आप न्यूज़पेपर में या टेलीविजन पे आप देखते होंगे कि सबसे ज्यादा भूस्खलन, लैंडस्लाइड की घटनाएं हिमालय क्षेत्र में ही हो रही हैं। तो निश्चित रूप से यूपीएससी भी इस घटना को बहुत गंभीरता से लेता है और बार बार इस पर क्वेश्चन पूछता है। तो लैंडस्लाइड भूस्खलन का अर्थ है चट्टानों का या मिट्टी का बहुत बड़ी मात्रा में अपने स्थान से हट जाना, उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाना, मूवमेंट हो जाना। तो डिस्प्लेसमेंट और मूवमेंट ऑफ रॉक्स एंड सॉइल्स फ्रॉम देयर प्लेस। तो भूस्खलन की घटनाएं हिमालय में बहुत ज्यादा होती हैं जब हम दक्षिण भारत से तुलना करते हैं या फिर उत्तर पूर्वी भारत की जो पहाड़ियां उनसे तुलना करते हैं। तो उसके कारण क्या है? तो लैंडस्लाइड सबसे ज्यादा हिमालय रीजन में क्यों हो रहा है, इसके पीछे मुख्यतः दो कारणों को आइडेंटिफाई किया गया है। एक है नेचुरल कॉज, प्राकृतिक कारण, और दूसरा है
मानव जनित कारण, जिसको एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट कहा जाता है, यानी मानवीय गतिविधियों के कारण भूस्खलन की घटनाएं ज्यादा हो रही है हिमालय में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक कारण इसका क्या है, नेचुरल कॉज क्या है। नेचुरल कॉज भी माना जाता है चूंकि हिमालय पर्वतमाला एक न्यू फोल्डेड माउंटेन है, नवीन बलित पर्वतमाला है। टर्सरी युग में यानी होलोसीन एज में यह बनना शुरू हुई है। तो भारत का सबसे नवीन और युवा पर्वतमाला है जो अभी बनने की प्रक्रिया से गुजर रहा है, पूरी तरह से सेटल नहीं हुआ है। और टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार इसका निर्माण हुआ है इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट के साथ टक्कर के परिणाम स्वरूप, और इन प्लेटों में मूवमेंट अभी भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो जब इन प्लेटों में कोई मूवमेंट ज्यादा होता है तो निश्चित रूप से हिमालय पर्वतमाला में फोल्ड आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, फॉल्ट आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में हिमालय पर्वतमाला का कुछ हिस्सा चट्टान टूट करके नीचे आती है, देन फिर वो लैंडस्लाइड के रूप में देखी जाती है। तो एक तो इसका नेचुरल कॉज है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार हिमालय पर्वतमाला अभी पूरी तरह से सेटल नहीं हुआ है। दूसरा नेचुरल कॉज आप मानेंगे कि जिस तरीके से क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, बादलों के फटने की घटनाएं, क्लाउड बस्टिंग और हैवी रेनफॉल, मूसलाधार वर्षा का होना। तो जब मूसलाधार वर्षा होती है लंबे समय तक हिमालय क्षेत्र में, तो पानी रिस करके चट्टान के भीतर चला जाता है और चट्टान के जो कण हैं उनके बीच की पकड़ को, बॉन्डिंग को कमजोर कर देता है, और फिर धीरे धीरे चट्टानें कमजोर हो जाती हैं और फिर वो गिरने लगती हैं। अचानक से जब बादल फटने की घटना होती है, मिलियंस ऑफ टन पानी एक साथ हिमालय पर्वतमाला पर जब गिरता है तो कमजोर चट्टानें पानी के इस प्रभाव को, ताकत को सह नहीं पाती और फिर लैंडस्लाइड में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो देन आपको मानना होगा कि प्राकृतिक जो कारण है उनमें हमारा कोई ज्यादा रोल नहीं है, वो प्रकृति की अपनी घटना है, उसके अकॉर्डिंग ये सब हो रहा है। लेकिन मानव जनित जो कारण है उनके लिए मनुष्य को जिम्मेदार माना जाएगा और मनुष्य चाहे तो उन घटनाओं को रोक सकता है। उदाहरण के लिए हिमालय पर्वतमाला में जिस तरीके से भारत में मानव आबादी को आप सेटल कर रहे हैं, मानव आबादी का अवैज्ञानिक तरीके से इसमें अवस्थापन, सेटलमेंट हो रहा है, और जिस प्रकार से यहाँ पर इंडस्ट्रीज बनाए जा रहे हैं, टूरिस्ट को ध्यान में रख करके डेवलपमेंट हो रहा है। भारत सरकार ने रोड कनेक्टिविटी, रेलवे का विस्तार, फ्लाईओवर, ब्रिज और अंडरपास, इंडियन आर्मी के लिए बहुत सारे स्टेशन, सुरंगें इसमें से बना दी हैं, और भारतीय सेना को ध्यान में रख करके बहुत सारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट इसमें बना दिए गए हैं। तो मानव की गतिविधियों के कारण हिमालय पर्वतमाला की संरचना में बहुत सारे बदलाव हमने किए हैं, और उन बदलावों से हिमालय पर्वतमाला की आंतरिक संरचना कमजोर हुई है, और इन क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति अपने जानवरों की चराई करते हैं। हिमालय पर्वतमाला में ओवर ग्रेजिंग, जंगलों को तेजी से काटा जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन। तो ये जो कुछ मानव जनित कारण हैं, इनका दुष्परिणाम भी लैंडस्लाइड के रूप में बना हुआ है। तो मानव जनित कारण और प्राकृतिक कारण दोनों मिलकर के हिमालय पर्वतमाला को भूस्खलन जैसी घटनाओं के लिए ज्यादा संवेदनशील बनाते हैं। तो देन इसको कैसे रोका जाए, हिमालय को हम कैसे सेफ बना सकते हैं, तो इसके लिए मानव जनित कारणों पर पूरी स्टडी की जाएगी। जिस तरीके से अवैज्ञानिक तरीके से सेटलमेंट हुआ है इसको रोकना होगा, और प्राकृतिक कारणों के संबंध में तकनीक का सहारा लिया जा सकता है, जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष तकनीक के माध्यम से हिमालय की और ज्यादा स्टडी कर सकते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किन कारणों से ज्यादा प्रभावित हो रही है, हम उन कारणों को रिमूव कर सकते हैं, उनसे बचा जा सकता है। तो हिमालय वाले टॉपिक को आप इन 3 से 4 डायमेंशंस में पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो तभी आपका मेंस के अकॉर्डिंग जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इसमें क्लियर हो पाएगा। बहुत डिटेल में 7-8 एस्पेक्ट इसके और हैं, तो देन आप हमारे वेबसाइट वाली वीडियो में इसको प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।